हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th में ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट किए। ऑसिलेशन में हम लोग का इससे पहले एक वीडियो आया हुआ था, इसमें हम लोग एसएचएम का जो वैल्यू आता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनिशियल फेज, उसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड कैसे निकला है, तो उसका एक इस वीडियो में आया था। नहीं देखें तो उसको वीडियो देख लीजिए पहले। उसी में हम लोग एसएचएम में हम लोग को एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। अब अगर एनर्जी आता है तो उसमें हम लोग का एनर्जी में आपका काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, पोटेंशियल भी आएगा और टोटल एनर्जी भी आएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो है एक्सप्रेशन क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट क्या माना गया उसको, y फ्रॉम द मीन पोजीशन। हम लोग इससे पढ़े थे कि जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। अगर फेज डिफरेंस के साथ होगा तो फाई नॉट भी हम यूज करते हैं, इनिशियल फेज को हम यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग यूज क्या करें, हम लोग ए साइन ओमेगा टी यूज करें डिस्प्लेसमेंट की जगह पर। फॉर्मूला क्या आपका है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में इसको पुट करके निकाला गया। एक्सप्रेशन हमको याद रखना है आपका 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए क्या होता है हम लोग का, एम्पलीट्यूड होता है, और के क्या हम लोग का फोर्स कांस्टेंट बोले या फिर इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है हम लोग को। अब के का वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर सेम टू सेम वही रहेगा जो जो यहाँ पर हम लोग का। अब वाई का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग ए साइन ओमेगा टी। अब अगर यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी अगर पुट किया जाएगा तो देखिए क्या आता है कि इसे क्या हम लोग का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई की जगह पर पुट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। उसी की जगह पर हम क्या पुट किए हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बैठा जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन जो यूज करेंगे, चाहे आपका इसको यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज करेंगे या फिर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 के वाई स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला बनता है आपका पोटेंशियल एनर्जी में, वो क्या आता है 1/2 के वाई स्क्वायर। के वही आपका होगा एम ओमेगा स्क्वायर और वाई की जगह पर वाई स्क्वायर आने दिए हम लोग। अब वाई की जगह पर फिर से वैल्यू वैल्यू जो पुट किया गया हम लोग का, वाई स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब अगर पूछ दे कि सर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल एनर्जी का कैसे वैल्यू क्या निकालेंगे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई टोटल एनर्जी बराबर ई के मैंने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया हम लोग का, 1/2 के यहां से आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के वाई स्क्वायर प्लस 1/2 के वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई किया गया, ये आपका दोनों सेम है, ये दोनों क्या होगा आपका, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हम लोग का, यहां जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आपका जो बच रहा है 1/2 क्या हो रहा है, 1/2 के ए स्क्वायर आएगा। तो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा हम लोग का, टोटल एनर्जी बराबर जो आ जाएगा वो क्या हो गया, 1/2 के ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है यहां तक। अब क्या हम लोग का के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो और इसको चेंज कर दें हम लोग, के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर। अब ओमेगा का ऐसा वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू क्या, एम ओमेगा का था 2 पाई म्यू हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। और थोड़ा इसमें चेंज कर देते हैं, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 एम क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 से 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या आएगा हम लोग का इसमें, ये आ जाएगा आपका 2m पाई स्क्वायर मी स्क्वायर और क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, एक हो गया टोटल एनर्जी। तो इस तरह से आपका एग्जाम में जो है सो डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है सो क्या होगा। ये आप हो गया, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर इसका आगे नेक्स्ट टॉपिक देते हैं इसमें क्या करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोग का, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का पूछ कर रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा जिसका कि मास क्या है हम लोग का, अगर मास m है और सस्पेंडेड फ्रॉम मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, जिसका स्प्रिंग हम लोग क्या बोलते हैं कि टाइम पीरियड हम लोग का बहुत सा क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का मिलेगा, सिंपल पेंडुलम का अलग होता है। यहाँ पर क्या अगर मास दिया हुआ और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है तब अगर पूछा जाए कि टाइम पीरियड क्या होगा तो 2 पाई m बाई के, m क्या आपका मास ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ इसका मतलब, और k आपका हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट, तो 2 पाई m बाई के हो जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। लेकिन अगर अब क्या है कि क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है, पूछ सकते हैं अगर दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग फैक्टर जो है K1 और K2, दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग फैक्टर जो है K1 और K2 है, और दोनों स्प्रिंग जो कनेक्ट किसमें किया गया है, पैरेलल में किया। ध्यान देना क्वेश्चन यहां से आता है कि अगर दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है तो इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर क्या होगा अगर दो स्प्रिंग को कनेक्ट किया गया पैरेलल में। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग आपका है, ये आपका स्प्रिंग एक है, दूसरा स्प्रिंग आपका यहां पर आ जाता है, दोनों का जो है कनेक्ट किसमें किया गया हम लोग को, पैरेलल में किया गया है। जब इसका क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा, इसका करंट क्या हो गया हम लोग का K2 हो गया। तो इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर जो आएगा, जो टोटल एक कहा जाए फैक्टर कहा जाए, वो फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनेगा K1 प्लस K2। ध्यान रखिएगा कि जो क्लास 10 में पढ़े हुए कि रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में करते हैं और पैरेलल में क्या था R1 प्लस R2 सीरीज में था, पैरेलल में क्या होता है बटम हो जाता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो स्प्रिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा K1 प्लस K2 बनता है। ये फॉर्मूला रखना है हम लोग को। और अगर इसका पूछेगी टाइम, तब टाइम पीरियड क्या होगा इसका, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा इसका T बराबर, वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाय क्या है K1 प्लस K2। याद रखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाय K1, तो K के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग K1 प्लस K2। ये यहाँ पर दोनों जो कनेक्टेड किया गया हम लोग का, दोनों का सिंगल के साथ किया गया, दोनों किस में हम लोग का पैरेलल में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि दोनों स्प्रिंग को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान पड़ेगा हम लोगों को कि थर्ड जो फोर्थ फॉर्म हम लोग बनता है, अगर दोनों का कनेक्टेड किस में है, इन कनेक्टेड इन सीरीज, इन कनेक्टेड इन सीरीज, वही स्प्रिंग है, दोनों को कनेक्ट सीरीज में करते हैं तो इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर जो होता है देन इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर, इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फैक्टर जो होगा वो हो जाता है 1 बाय के बराबर 1 बाय K1 प्लस 1 बाय, जस्ट उल्टा हो जाता है। सीरीज में आपका K बराबर K1 प्लस K2 रहेगा पैरेलल में, लेकिन वही अगर स्प्रिंग हम लोग सीरीज में अगर कनेक्ट कर देते हैं उस कंडीशन में आपका जो स्प्रिंग फैक्टर जो है वो 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा K1 K2 और यहाँ आ जाएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K बराबर आ जाएगा K1 K2 बाय में हो जाएगा K1 प्लस, ये फॉर्मूला बन जाता है स्प्रिंग फैक्टर का कब, जब उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो सीरीज में क्या होगा, जैसे एक स्प्रिंग आपका इस तरह से है, एक स्प्रिंग यहाँ पर है किया गया और फिर से यहाँ पर जो लगा के फिर से एक स्प्रिंग लगाते हैं हम लोग इस तरह से, दो स्प्रिंग लग जाएगा आपको एक साथ अगर कर दे, इसका क्या हो जाएगा K1 हो गया, इसका K2 हो गया। इफेक्टिव जो इसका बनेगा वह क्या बनेगा 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। तो दोनों का कंडीशन अलग अलग है, सीरीज में क्या होगा पैरेलल में क्या होगा। अगर आपका स्प्रिंग जो है पैरेलल में है तो इफेक्टिव स्प्रिंग फैक्टर K1 प्लस K2 बनेगा, और अगर दोनों का कनेक्शन अगर सीरीज में किया गया है, कनेक्शन सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 बाय K बराबर 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन किसमें पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग फैक्टर सीरीज में दिया हुआ है या पैरेलल में दिया हुआ, तो उस कंडीशन का टाइम पीरियड क्या होता है चेंज कर जाएगा। ठीक है, डाउन की इसको
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक फॉर्मूला, इस पर मॉडल स्टेट भी सेट किया, क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या यहाँ पर है कि अगर स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पीसेस, जैसे कोई स्प्रिंग को अगर हम लोग 2 भाग में या 3 भाग में या 4 भाग में काट देते हैं, एक स्प्रिंग दिया हुआ है, तो उसका जो स्प्रिंग फैक्टर जो होगा, स्प्रिंग फैक्टर जो होगा वह हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा, वो n के हो जाएगा। ध्यान रखना है, n के का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम उसको 2 भाग में काटेंगे, लग रहा है कि अगर 2 भाग में काट रहे हैं तो उसका हाफ हाफ हो जाना चाहिए था, लेकिन स्प्रिंग फैक्टर जितना पार्ट काटेगा उतना मल्टीपल, अगर 4 पार्ट में काट रहे हैं तो क्या 4 टाइम्स हो जाएगा उसका, तो 4 के हो जाएगा। अगर पहले से उसका k था तो अगर 4 पार्ट्स में अगर इक्वल कट किया गया है तो उसका क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि नहीं कट हो रहा है तो हाफ हो जाए, ऐसा नहीं है, यहाँ पर रहना कि जितना पार्ट्स में वो इक्वल पीस में उसको कट किया जाएगा उसका स्प्रिंग फैक्टर उतना ही क्या होगा, उसका मल्टीपल्स हो जाता है। 2 अगर पार्ट किए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, 3 टाइम्स किए तो 3 के हो जाएगा। तो अगर वही n इक्वल पार्ट्स में अगर पीस किया कट किया गया तो उसका स्प्रिंग फैक्टर जो है वह उतना टाइम्स ज्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन आपका हमेशा क्वेश्चन इसे पूछा जाता है आपका, और गलती इसमें हमेशा होता है कि लग रहा है कि 3 पीस में किया गया है तो हर एक पार्ट इक्वल हो गया तो k/3 हो जाएगा, वैसा नहीं क्या होगा, 3k हो जाएगा, वो 3k हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में चला गया। एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ से क्वेश्चन को क्या पूछेगा कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक डिफरेंस लिखा गया सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे लिखा किसी भी जैसे पॉइंट में अगर फिक्स किया गया है और एक तार से बॉब हो जाता है, इसका मास क्या होता है, स्मॉल m इसका मास होता है, तार के लेंथ को हम लोग क्या मान लेंगे, l माना गया है। तो ये जो अरेंजमेंट क्या है इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। पॉइंट मास होता है, एक हैवी पॉइंट मास में लटकाया जाता है और इसका पेंडुलम क्या गया आपका इस तरह से चला जाता है। इसमें आपका टेंशन क्या होता है, इसका टेंशन T हो जाता है, टेंशन लेंथ को L माना गया इसमें। तो इसका जो टाइम पीरियड जो होता है वह क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ से पूछा जाता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, T बराबर 2π√L/g। ध्यान रखना इसको क्वेश्चन पूछेगा इससे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन फॉर्मूला कुछ और पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इससे क्वेश्चन कहाँ से आता है, इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। सिर्फ आप याद रखिए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो T बराबर 2π√L/g। अगर मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो इसका जस्ट उल्टा कर देना हम लोग को, 1/2πg/L हो जाएगा आपका। ध्यान क्या रखना इसमें बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता, जो आपका मास बॉल का है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे L/g है। अगर पूछ देखिए कि आपका 2 ग्राम की जगह पर अगर हमें 6 ग्राम का अगर सिंपल बॉब लिया गया है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड कुछ नहीं होगा क्योंकि मास पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे 2 ग्राम का हो या 4 ग्राम का है या 10 ग्राम का है, इसका मास है, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है और आपका जी पर डिपेंड करता है, न कि उसके मास पर डिपेंड वो नहीं करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी कंफ्यूजन देता है कि अगर पहले से अगर मास 2 kg का 2 ग्राम का मास था, अब उसको चेंज करके हम लोग 4 ग्राम का मास कर दिया गया है तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, कोई रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि वह टाइम पीरियड पर चेंज डिपेंड सॉरी मास पर डिपेंड वह नहीं करता है। हाँ किस पर करता है, लेंथ पर करता है और ग्रेविटी पर करता है। ग्रेविटी अगर जहां बढ़ रहा होगा वहां टाइम पीरियड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटेगा, लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में जब आएंगे हम एमसीक्यू में तो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका सेकंड जो भी है आपका है, ये आपका है सेकंड पेंडुलम। एक क्वेश्चन क्या है आपका, नाम ही इसका सेकंड पेंडुलम। इसका मतलब क्या होता है कि वैसा पेंडुलम जिसका कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 2 सेकंड होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना है। पूछेगा क्या चाहिए कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, तो किसी वैसा पेंडुलम जिसका कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, उसका 2 सेकंड होता है, वैसे पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड्स पेंडुलम कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा, आपका लेंथ कितना होना चाहिए, आपका 99.3 सेंटीमीटर होगा। इसका किसी भी सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा, 99.3 सेंटीमीटर होता है। लगभग मान के चलेंगे कितना पता, 1 मीटर मान के चलिए। अगर लगभग में दे क्वेश्चन में अगर एक लगभग में पूछा जाएगा कि कितना होता है तो क्या बोलेंगे उसको 1 मीटर भी दे सकते हैं। एक्यूरेट में आएंगे तो 99.3 सेंटीमीटर होता है। किसी भी सेकेंड पेंडुलम का लंबाई जो है वह 1 मीटर के आसपास होगा तो उसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 2 सेकंड। इस पर आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड पेंडुलम क्या होता है जिसका
टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, वैसे पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। और उस पेंडुलम का लंबाई जो होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए पेंडुलम का, वो लगभग 1 मीटर या 99.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इसमें हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक इसमें है पढ़ना डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो देखते पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या कहता है। तो वैसा ऑसिलेशन जिसमें कि उसका एम्पलीट्यूड कह रहा है कि इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद द पासेज ऑफ टाइम और रिकॉर्ड, जिसमें समय के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। दे रहे हैं आप, सबसे पहले ज्यादा था, फिर उससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, समय जैसे आपका बढ़ रहा है यहाँ पर, उसका एम्पलीट्यूड का डिक्रीज कर रहा है। तो वैसा ऑसिलेशन जिसमें समय बढ़ने के साथ उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता है, घटते चला जाता है, वैसे ऑसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे किसी झूला को झूला के छोड़ने के बाद धीरे 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 क्या होता है, उसका स्पीड वह घटते चला जाता है, लास्ट में वह रुक जाएगा। तो वह जनरली जो अगर हम लोग फोर्स एक बार झूला के छोड़ दें तो वैसा ऑसिलेशन क्या होगा हम लोग का, वह सभी जो है सो डैम्प ऑसिलेशन कहलाता है, क्योंकि वह कंटिन्यू तो झूलते नहीं रहेगा और धीरे धीरे क्या उसका वह कम होते चला जाएगा। तो वह सभी जो है डैम्प ऑसिलेशन में आ जाएगा। या किसी चीज को अगर हम लोग मतलब गिटार के तार को एक बार वाइब्रेट करके छोड़ दें तो धीरे धीरे उसका वाइब्रेशन क्या होगा, उसका कम होते चला जाएगा। तो वह भी किस में आएगा हम लोग का, डैम्प्ड में आ जाएगा। और एक होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। अनडैम्प्ड क्या कहता है कि ए बॉडी वाइब्रेट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसमें का एम्पलीट्यूड कैसा होना, ध्यान रखना पॉइंट को कि एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसका कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। मींस क्या हो रहा है इसमें कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वह घटेगा नहीं। घटेगा मींस क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड पहले से वह वाइब्रेट कर रहा था उसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते चला जाएगा। मींस क्या एक बार जिस के साथ वह वाइब्रेट कर रहा था उस एम्पलीट्यूड को वाइब्रेट करते रहेगा। इस तरह का जो वाइब्रेट उसका होगा वह क्या होगा, उसका वह कहलाएगा, ये आपका आ जाएगा, क्या कहलाएगा, ये जाएगा अनडैम्प्ड कहलाएगा। मीन जितना एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पर था वही आपका सेम कंटिन्यू चलते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं कर रहा है और एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है। तो वैसे ऑसिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वह ऑसिलेशन क्या कहलाता है, वह अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट, जैसे आपका घड़ी के जो नीचे पेंडुलम है उसका ऑसिलेशन कैसा होगा, अनडैम्प्ड होगा। या किसी झुलाया जा रहा है कंटिन्यू, उसको हम लोग फोर्स अप्लाई करें वह कंटिन्यू झूलते चला जा रहा है, तो उसमें जो ऑसिलेशन है जिसमें फोर्स फिर से अप्लाई करें और फिर से अपना पोजीशन कवर कर ले रहा है, तो वैसे ऑसिलेशन जिसमें कि उसका वाइब्रेशन जो है एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होता है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा है, वैसे एम्पलीट्यूड वैसे ऑसिलेशन को हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और जिसमें वह वैल्यू जो समय के साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है वैसे को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक बार अगर हम किसी झूला को किया जाए, झुला दिया जाए, छोड़ देंगे तो उसका वह कैसा कहलाएगा, डैम्प्ड कहलाएगा। और अगर कंटिन्यू उसको हम झुलाते चले जा रहे हैं, उसको फोर्स पुश कर रहे हैं, फिर वो झूल रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है, तो वह सब क्या कहलाएगा हम लोग का, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये कुछ पार्ट था आपका, कुछ हम लोग एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एमसीक्यू जो क्वेश्चन है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के था, इसको कट किया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में। इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे और इसमें से कह रहा है कि 2 पार्ट्स आर कट इन पैरेलल। ध्यान रखना दो चीज हो रहा है कि अगर पहले 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया, काट दिया गया, अब उसमें से जो 2 आता है उसको हम करंट किस में कर दिया गया, पैरेलल में करंट किया गया, 4 में से 2। तो पूछ रहा है कि इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना कि अगर हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट के था और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है तो स्प्रिंग फैक्टर कितना होगा हर एक का। तो बताया गया था फॉर्मूला क्या होता है, एन के होता है। तो जितना टाइप में काटा गया होता है उसका तो कितना हो जाएगा, वो हर एक पार्ट क्या हो जाएगा उसका 4 के हो जाएगा, फर्स्ट 4 के, सेकंड 4 के, थर्ड 4 के। अब उसमें से बोला गया उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, K1 बराबर क्या होता है, K बराबर क्या होता है, K1 प्लस कट। फॉर्मूला जो बनता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का, जब अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, K1 प्लस। चारों को पैरेलल नहीं करते, हाँ ये भी रखना है, चारों को फिर आंसर कुछ और हो जाएगा। क्वेश्चन बोला उसमें से 2 को
है ना, उसको 2 को करेंट किया, 2 को क्या हो जाएगा 4k प्लस 4k, 4k प्लस 4k कितना हो जाएगा उसका 8k हो जाएगा। तो सही क्या होगा आपका, ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उस हर एक का अगर पूछता है कि हर एक का उसका स्प्रिंग फैक्टर कितना होगा तो 4k हो जाता, लेकिन बोला कि उसमें से किसी दो को जो है वो करंट किया गया पैरेलल में, तो तब उसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो दो करंट किया गया है तो k1 प्लस k2, तो 4k प्लस 4k 8k हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज ट्रिपल, सिंपल पेंडुलम के लेंथ को ट्रिपल कर दे तो टाइम पीरियड जो है वो क्या, मैंने पहले से टाइम पीरियड t था उसका, और अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए ट्रिपल कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उसको पूछ रहा है। तो हम पढ़िए जो टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड जो है वो लेंथ का क्या होता है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रूट में होता है। अगर उसको ट्रिपल कर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उसका रूट 3l हो जाएगा, क्योंकि लेंथ को ट्रिपल कर रहे, तो जो न्यू टाइम पीरियड जो बनेगा उसका वो क्या हो जाएगा, इसका रूट 3t हो जाएगा। और रूट 3 का मान कितना 1.73 होता है, रूट 3 का वैल्यू जो होता है वह 1.73 होता है, तो क्या वैल्यू उसका दिया जाएगा। तो 3 टाइम्स करें तो रूट के साथ चलता है ना, जो भी रूट चलेगा उसका वह रूट 3 के साथ चलेगा। अगर 4 टाइम्स करते हैं तो क्या होगा, डबल हो जाएगा आपका। यहां पर क्या हो रहा है आपका, क्या तो इस कंडीशन में आपका रूट 3 का वैल्यू क्या होगा 1. अगर क्वेश्चन होता है कि 4 अगर फोर्थ टाइम किया जा रहा है, 4 गुना अगर करेंगे तो 4 गुना करते तो क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होगा डबल हो जाएगा, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम जब कहां पर पूछ रहा है, इसमें सेटेलाइट, ध्यान रखना है टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछता है कि अगर सिंपल पेंडुलम को सेटेलाइट में हैंग किया गया है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ध्यान रखना कि सेटेलाइट पर जी का मान क्या हो जाता है, सेटेलाइट पर जी का मान क्या होता है 0 होता है। तो सेटेलाइट पर जी का मान जब 0 होता है तो टी का फॉर्मूला क्या बनता है 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है। जब एल बाय जी होता है तो आपका यहाँ पर क्या 0 हो गया, तो 1 बाय 0 क्या होता है इंफिनिटी होता है। तो ध्यान का रखना कि सैटेलाइट पर टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका जो है सिंपल पेंडुलम का स्प्रिंग फैक्टर क्वेश्चन जो है इस टाइप का है। तो कुछ और क्वेश्चन देते हैं इसमें लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो पूछा है कि सर लेंथ का रेशियो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान क्या देना हम लोग को कि फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, टी और क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है, 8 टाइम पीरियड का होता है, हम लोग यहाँ तक पढ़े। अगर फ्रीक्वेंसी का पूछा जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का उल्टा होता है, रेशियो उल्टा हो जाएगा। उस कंडीशन में जो मी1 बाय मी2 जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रूट अंडर L2 बाय L1 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डायरेक्टली है तो फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में क्या होगा इनवर्सली हो जाएगा। तो मी1 बाय मी2 क्या होगा L2 बाय L1 हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा तो स्क्वायर करने पर क्या होगा हम लोग का L2 बाय L1 जो होगा वह क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा मी1 का स्क्वायर बाय मी2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट खत्म हो जाएगा, तो L1 बाय L2 कितना हो जाएगा L1 बाय L2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा मी2 बाय मी1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका 9/4। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या हो हम लोग का 9:4 हो जाएगा। तो ध्यान का रखना मुझे कि फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो 2/3 का है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो लेंथ का रिलेशन है वो क्या इनवर्सली का हो जाएगा, तो वह जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन उसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ का जो है निकालें तो फ्रीक्वेंसी मी2 बाय मी1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मी2 बाय मी1 क्या होगा, वह मी1 बाय मी2 2/3 है,
तो m2/m1 क्या होगा 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका है। एक और क्वेश्चन आपका इसमें है कि मेटल बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय वुडन बॉब। कह रहा है एक पहले से जो बॉब था हम लोग का, जो पेंडुलम का जो नीचे जो गोला जो है उसको बॉब कहा जाता है। तो पहले से वो क्या था, मेटल बॉब था। मेटल बॉब के जगह पर उसमें क्या लगाया गया आपका, वुडन लगा, लकड़ी का बॉब लगा दे। तो कहता है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, सेम होगा एक जगह। तो फॉर्मूला ध्यान रखिए कि 2πL/G, चाहे वो मेटल का हो, चाहे वुडन का हो या प्लास्टिक का, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। डिपेंड क्या कर रहा है यहाँ पर हम लोग का, कि मास पर डिपेंड वह नहीं करता है। जब मास पर डिपेंड नहीं करता है तो वह उस जगह पर हम चेंज भी करेंगे तो टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मीन्स क्या होगा, वह रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो है, अगर फॉर्मूला का पूरा अगर डिटेल से अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो फॉर्मूला जो आपका है, जो हमेशा जो न्यूमेरिकल्स आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पर क्वेश्चन आएगा। सैटेलाइट पर है तो क्या होगा, लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मास इंक्रीज करने पर क्या होगा। क्वेश्चन जो आपका है वह जी पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जहां जी बढ़ेगा वहां पर टी कंडीशन क्या होगा, ये सब ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू।